हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI महारू दुमका में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं बी ब्लॉक इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि बी ब्लॉक तक मार्किंग और लेआउट चैप्टर का लास्ट वीडियो था। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। तो आज मैं मार्किंग और लेआउट का एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। ये मेरा इस चैप्टर का 12 वीडियो है जो मैं तैयार कर रहा हूँ। अभी तक आप मार्किंग और लेआउट संबंधित इस चैप्टर से आप इंट्रोडक्शन मार्किंग का, लेआउट का इंट्रोडक्शन क्लास लिए देखे। उसके बाद मार्किंग टेबल के बारे में मैं आपको बताया। उसके बाद सरफेस प्लेट के बारे में बताया, एंगल प्लेट क्या होता है वो बताया, आपका स्क्राइबर के बारे में बताया, आपको कैलिपर के बारे में बताया, आपको सरफेस गेज के बारे में बताया जिसको आप मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी बोलते हैं, आपको पंच के बारे में बताया, आपको वी ब्लॉक के बारे में बताया। तो ये सारे टूल्स के बारे में मैं आपको जानकारी दिया। अब आ जाइए, इसका लास्ट, इस एक्सरसाइज का मान के चलते लास्ट वीडियो है जो एक्सरसाइज टेस्ट है, जिसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। इसके बाद आपको इस एक्सरसाइज से आपको कोई ज़्यादा जो है आपको इसमें समझने में दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं एक्सरसाइज तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए, थोड़ा सारा चीज़ को एक जगह लाने में थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं जो है उसको जूम करके आप देख सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा तो मेरा आवाज़ से भी आपको पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है और क्या सर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 से लेके 20 तक आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ट्रू एंड फॉल्स 21 से लेके 30 तक है, 10 को दिए हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन जो है 31 से लेके 40 तक है, 10 है। ठीक है, तो आते हैं, आइए इसको डिफाइन करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। देखिए, एक नंबर में क्या बोल रहा है, एक नंबर में बोल रहा है कि एक डॉट पंच से दूसरे डॉट पंच के निशान के मध्य की दूरी डैश से डैश mm होनी चाहिए। तो डॉट स्लॉट पंच के बारे में, पंच आपको हम बताए थे कि 10 प्रकार का होता है। तो उसमें एक डॉट पंच भी होता है जो स्क्राइबर के द्वारा जो निशान लगता है, वो उस निशान को पक्का करने के लिए हम पंच का इस्तेमाल करते हैं जो डॉट पंच का होता है। तो डॉट पंच जो 60 डिग्री का होता है, डॉट पंच 60 डिग्री का होता है, ये भी याद रखिएगा। तो बोल रहा है ना कि एक पंच से दूसरे पंच के बीच का दूरी क्या होना चाहिए, यहाँ ये सवाल कर रहा है। तो एक पंच से दूसरे पंच के बीच की दूरी 3 से 5 mm होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम 3 या 5 लिख सकते हैं। 3 से 5 mm जो है एक दूसरे का जो डॉटिंग है, डॉट पॉइंट बनेगा, वो 3 से 5 mm उसका डिस्टेंस होना चाहिए। अगला है 2 नंबर कि मार्किंग को, एक हो गया। 2 में क्या बोल रहा है, मार्किंग को साफ साफ देखने के लिए जॉब पर क्या लगाया जाता है, डैश लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, तो मार्किंग मीडिया लगाया जाता है। मार्किंग मीडिया आपको हम, मार्किंग क्या होता है, मार्किंग से पहले लेआउट को बताए थे। उसके बाद सॉरी, आपका मार्किंग मेथड, टाइप्स ऑफ मार्किंग, उसके बाद मार्किंग मीडिया, टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया, ये सब सारा चीज़ पढ़ाए थे। तो यहाँ बोल रहा है कि मार्किंग को साफ साफ देखने के लिए जॉब पर क्या लगाया जाता है। बगैर आप मार्किंग मीडिया लगाए तो मार्किंग कीजिएगा नहीं, कीजिएगा तो निशान तो दिखेगा नहीं। तो क्या लगाया जाएगा, तो मार्किंग मीडिया लगाया जाएगा। तो 2 नंबर में हो जाएगा, मार्किंग को साफ साफ देखने के लिए जॉब पर मार्किंग मीडिया लगाया जाता है। तीसरा क्या है, मार्किंग करने से पहले डैश को पढ़ लेना चाहिए। मार्किंग करने से पहले लेआउट को पढ़ लेना चाहिए। आपका जो ड्राइंग है उसको पढ़ लीजिएगा, तब ना आप मार्किंग कीजिएगा। तो यहाँ पे यही हो जाएगा कि मार्किंग करने से पहले डैश को पढ़ लेना चाहिए, तो यानी कि लेआउट या ड्राइंग को पढ़ लेना चाहिए। 3 हो गया। 4 में क्या बोल रहा है कि जॉब पर मार्किंग करते समय डैश को आधार मानना चाहिए। तो जॉब पर मार्किंग करने
हम आपको डेटम लाइन के बारे में बताए थे कि किसी भी आकृति का कुछ भी जॉब है उसको आप डेटम लाइन एक दे दीजिएगा, तो उसको आप आधार मान के आप ड्राइंग उस पर मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ वही बात हो रहा है कि जॉब पर मार्किंग करते समय डैश को आधार मानना चाहिए, तो डेटम लाइन को आधार मानना चाहिए। 4 हो गया। 5वां क्या बोल रहा है कि ए ग्रेड सरफेस प्लेट में डैश से कम हार्ड स्पॉट होना चाहिए। डैश से कम सरफेस प्लेट का बात हो रहा है, ए ग्रेड का सरफेस प्लेट। तो ए ग्रेड का सरफेस प्लेट में स्पॉट तो कम होना चाहिए, तो यहाँ कितना प्रतिशत कम होना चाहिए, तो 20% कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए ग्रेड सरफेस प्लेट में डैश से कम हार्ड स्पॉट होना चाहिए, तो 20% से कम। 6 में क्या बोल रहा है, सरफेस प्लेट डैश की बनाई जाती है। तो आपको हम बताए थे सरफेस प्लेट 3 चीज से बनता है, एक कास्ट आयरन का होता है, एक ग्लास का होता है, एक मार्बल का होता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी आप फिल इन द ब्लैंक्स है, कोई ऑब्जेक्टिव तो पूछ नहीं रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिख सकते हैं। जनरली कास्ट आयरन का रहता है, तो बताया जा सकता है कि सरफेस प्लेट डैश की बनाई जाती है, तो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। अगला क्या है, सरफेस प्लेट को तैयार करने के लिए डैश स्क्रैपर प्रयोग में लाया जाता है। स्क्रैपर मतलब स्क्रैपिंग करना, मतलब खुरुचनी, हिंदी में उसको बोलते हैं खुरुचनी। तो फ्लैट स्क्रैपर रहेगा तब ना फ्लैटनेस हमको देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस प्लेट चूंकि फ्लैट रहता है, समतल रहता है, तो स्क्रैपर भी समतल वाला चाहिए, तो फ्लैट स्क्रैपर चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, प्लेट को तैयार करने के लिए फ्लैट स्क्रैपर प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्या है, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट में डैश नहीं लगता है। तो सबसे प्लस पॉइंट यही है कि ग्रेनाइट सरफेस प्लेट में आपका मार्बल वाला में जंग नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि क्या नहीं लगता है, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट में डैश नहीं लगता है, तो जंग नहीं लगता है। 9 नंबर में क्या है, जॉब की सतह और स्क्रैबर के बीच का कोण रखना चाहिए। देखिए हम जब लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं ऐसे, तो यहाँ ऐसे करके यहाँ पर भी तो कोई कोण बन रहा होगा ना। तो वही पूछ रहा है कि स्क्रैबर से अगर हम मार्किंग कर रहे हैं तो कितना डिग्री का कोण होना चाहिए। तो 30 से 35 डिग्री का कोण में आपको उतना ज़्यादा भी नहीं झुकाना है और ऊंचा भी नहीं करना है, नीचा भी ज़्यादा नहीं करना है। 30 से 35 डिग्री के कोण पे स्क्रैबर को रख कर आपको उससे मार्किंग करना चाहिए। तो यहाँ बोला जा रहा है वही कि जॉब की सतह और स्क्रैबर के बीच डैश का कोण रहना चाहिए, तो 30 से 35 डिग्री के बीच का कोण होना चाहिए। अगला है, स्क्रैबर के पॉइंट का कोण डैश होता है। स्क्रैबर जब हम आपको मेरे पिछले वाले वीडियो में देखिएगा, स्क्रैबर का बारे में मैंने बताया है कि स्क्रैबर का पॉइंट 12 से 15 डिग्री पर ग्राइंड किया हुआ रहता है, क्योंकि उसको हार्ड एंड टेम्पर भी कर दिया जाता है ताकि वो उसका पॉइंट झड़े नहीं, उसका पॉइंट ठीक ठाक रहे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 से 15 डिग्री का कोण होता है। स्क्रैबर के पॉइंट का कोण 12 से 15 डिग्री का होता है। 10 नंबर हो गया। 11 क्या बोल रहा है, मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल प्लेट 11 में हो गया 11। अगला क्या है, टूल रूम में प्रयोग की जाने वाली एंगल प्लेट डैश की होती है। तो टूल रूम में जो भी प्रयोग, टूल रूम मतलब बढ़िया जगह जहाँ पे टूल एंड डाई मेकिंग वाला जो चीज़ कोर्स होता है वहाँ पर टूल रूम में, तो ए ग्रेड का एंगल प्लेट इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टूल रूम में प्रयोग किए जाने वाले एंगल प्लेट ए ग्रेड की होती है। अगला क्या है, 13 नंबर में, ट्रेमल द्वारा डैश से डैश तक का व्यास खींचा जा सकता है। आपको हम ट्रेमल का वीडियो मेरा देखिएगा, तो ट्रेमल में आपको बताए थे कि बड़ा वृत्त खींचने के लिए जो आप डिवाइडर से जितना नहीं आप वृत्त नहीं ले सकते हैं, उससे बड़ा वृत्त अगर लेना हो तो ट्रेमल का उपयोग करेंगे। तो ट्रेमल का पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ट्रेमल में कितना mm से कितना mm तक का आप वृत्त ले सकते हैं, हाईएस्ट और मिनिमम। तो 150 से 500 mm तक का वृत्त आप ट्रेमल के द्वारा खींच सकते हैं।
यहाँ पे यही हो जाएगा, ट्रेमल द्वारा 150 डैश से डैश तक व्यास खींचा जा सकता है। इसका मतलब हो गया कि 150 से 500, 150 से 500 तक का व्यास खींचा जा सकता है। 14 नंबर क्या बोल रहा है, डिवाइडर का माप डैश से डैश तक लिया जाता है। आप इतना समझ में रख लीजिए, आप इतना जान लीजिए कि डिवाइडर हो और कैलिपर हो, दोनों का बात एक ही है। क्या कि अगर उसका साइज लिया जाए तो डिवाइडर का जो जॉइंट होता है, चाहे फर्म जॉइंट हो या स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर हो, उसका जो ऊपर वाला जो आपका रहता है स्क्रू, उसका सेंटर, उसका स्क्रू के सेंटर से लेके उसका मार्किंग पॉइंट तक को पूरा लेंथ लिया जाता है, चाहे कैलिपर का बात हो या डिवाइडर का बात हो। ठीक है, तो जॉइंट दो टांग रहता है दोनों में, तो दोनों टांग को ऊपर में जो जोड़ने वाला जो रिविट होता है, उसका रिविट के सेंटर से लेके उसका लेग के लास्ट छोर तक उसको मापा जाता है, उसका साइज बोला जाता है। तो यहाँ बोल रहा है डिवाइडर के बारे में बात कर रहा है, तो डिवाइडर का माप क्या हो जाएगा, रिविट के सेंटर से लेग के लास्ट पॉइंट तक लिया जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है डिवाइडर का माप डैश से डैश तक लिया जाता है, तो हो जाएगा रिविट के सेंटर से मतलब लेग के पॉइंट तक लिया जाता है। अगला क्या है 15 में, मार्किंग ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है। सरफेस गेज है मार्किंग ब्लॉक का दूसरा नाम, या सरफेस गेज का दूसरा नाम मार्किंग ब्लॉक है, या स्क्राइबिंग ब्लॉक है, तीन नाम है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है मार्किंग ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, तो स्क्राइबिंग ब्लॉक है या फिर सरफेस गेज है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मार्किंग ब्लॉक का दूसरा नाम सरफेस गेज है या स्क्राइबिंग ब्लॉक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगला है 16 नंबर में, मार्किंग ब्लॉक में लाइन खींचने का काम डैश करता है। कौन करता है, मार्किंग ब्लॉक में हम बताए थे कि एक बेस होता है, बेस के ऊपर एक स्पिंडल लगा रहता है, स्पिंडल में एक स्नग रहता है, स्नग के द्वारा एक स्क्रैबर लगा रहता है। तो स्क्रैबर ना आपको मार्किंग कर रहा है। मार्किंग ब्लॉक में तो कौन सा पार्ट है, स्क्रैबर लगा हुआ है, वही आपको मार्किंग कर रहा है। तो यहाँ पे वही बात हो जाएगा कि मार्किंग ब्लॉक में लाइन खींचने का काम डैश करता है, तो स्क्रैबर करता है। अगला है 17 नंबर में, ड्रिलिंग वाले स्थान पर डैश से निशान लगाने चाहिए। तो जब पंच टूल्स के बारे में आपको हम बताए थे वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में पंच पढ़ाए थे, उसमें हम बताए थे कि एक पंच है सेंटर पंच जो 90 डिग्री का होता है, उसका इस्तेमाल बस ड्रिलिंग करते समय सरफेस पर जहाँ पे हमको जिस पॉइंट पर ड्रिलिंग करना है उस पॉइंट पर पहले एक सेंटर पंच एक बार मार देंगे, उसके बाद उस ड्रिल बीट को हम उस सेंटर पे लाके उस पॉइंट पे लाके ड्रिल करेंगे ताकि मेरा ड्रिल बीट इधर उधर स्लिप ना करे। तो यहाँ पे वही बात बोला जा रहा है कि ड्रिलिंग वाले स्थान पर डैश से निशान लगाना चाहिए, किससे, सेंटर पंच से। ठीक है, सेंटर पंच का इस्तेमाल पूछ रहा है यहाँ पर, तो सेंटर पंच से निशान लगाने चाहिए। अगला है बैल पंच का प्रयोग डैश केंद्र निकालने के लिए किया जाता है। बैल पंच के बारे में हम बताए थे, पंच जब हम पढ़ाए तो बैल पंच भी एक था, 10 तरह का पंच पढ़ाए थे आपको। बैल पंच के बारे में बताया गया कि वो जब गोलाकार आकृति वाला कोई जॉब होता है उसका हमको सेंटर अगर निकालना हो तो बैल पंच का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे वही हो जाएगा कि बैल पंच का प्रयोग गोलाकार आकृति के केंद्र निकालने के लिए किया जाता है। तो डैश केंद्र निकालने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा गोलाकार आकृति। 19 नंबर क्या बोल रहा है, सेंटर पंच डैश डिग्री, डॉट पंच डैश डिग्री तथा प्रिक पंच डैश डिग्री का होता है। तो यहाँ सेंटर पंच हम आपको बता रहे हैं बार बार कि पंच जब हम वीडियो में आपको बताए थे तो पंच में हम जनरली 3 पंच आपको याद रखना चाहिए, सेंटर पंच, डॉट पंच और प्रिक पंच। तो सेंटर पंच यानी कि 90 डिग्री, डॉट पंच यानी 60 डिग्री और प्रिक पंच यानी कि 30 डिग्री। तो यहाँ पे वही हो जाएगा 90 डिग्री, सेंटर पंच हो जाएगा 90 डिग्री, डॉट पंच हो जाएगा 60 डिग्री और प्रिक पंच हो जाएगा 30 डिग्री। सीट में सुराख करने के लिए डैश पंच का इस्तेमाल होता है। तो पंच में एक होलो पंच भी था, तो होलो पंच का इस्तेमाल क्या करते हैं कि मुलायम सीट हो या पतला सीट हो या मतलब एल्युमिनियम सीट हो या चमड़ा का सीट हो, कुछ भी हो, उस सीट में अगर हमको छेदा करना है, सुराख करना है तो हम होलो पंच का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है
90 हो गया। 20 में यही पूछ रहा है कि सीट में सुराख करने के लिए डैश पंच का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, होलो पंच का इस्तेमाल करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपका 20 था, इसमें आप समझ में आ रहा होगा क्या क्या हम बताए। अगला ये ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य। इसमें इसमें है क्या कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है वो आपको बताना है। क्या बोल रहा है 21 में कि जॉब पर मार्किंग को साफ एवं स्वच्छ देखने के लिए मार्किंग मीडिया लगाया जाता है। बात तो सही है, मार्किंग मीडिया ही लगाया जाता है, ये सही बात है। 22 नंबर क्या बोल रहा है, सेंटर पंच निम्न कार्बन स्टील का बना होता है। नहीं, सेंटर पंच हाई कार्बन स्टील का बना होता है, निम्न कार्बन स्टील का नहीं। पंच यानी कि उस पर हमको हैमर चलाना है, हैमर चलाना मतलब मजबूत लोहा चाहिए, मजबूत लोहा मतलब हाई कार्बन स्टील। तो यहाँ पे हाई कार्बन होगा, निम्न कार्बन स्टील बोल रहा है, तो ये गलत बात बोल रहा है, ये निम्न नहीं होगा, हाई होगा। अगला है 23 में स्क्रैबर का पॉइंट 15 डिग्री पे ग्राइंड होता है। सही बात है, 12 से 15 डिग्री बोले ना, तो यहाँ लिख रहा है कि स्क्रैबर का पॉइंट 15 डिग्री पे ग्राइंड होता है, सही बोल रहा है। 23 हो गया। 24 में क्या बोल रहा है, सरफेस गेज का स्नग ढीला ढीला रहना चाहिए। नहीं, स्नग में क्या रहता है, स्क्रैबर रहता है। सरफेस गेज में क्या, स्नग में क्या रहेगा, स्नग कहाँ रहता है, एक बेस रहता है, बेस एक स्पिंडल बेस पे रहेगा, स्पिंडल में ऊपर में स्नग लगा रहता है जो कि वो एक स्क्रैबर को होल्ड करता है। तो अगर ढीला रहेगा तो मार्किंग करते समय स्क्रैबर तो जो है उसका मेजरमेंट गड़बड़ा जाएगा ना, तो वो ढीला नहीं रहना चाहिए, स्नग टाइट रहना चाहिए। तो क्या बोलता है यहाँ, सरफेस गेज का स्नग ढीला रहना चाहिए। नहीं, ये गलत बोल रहा है, टाइट रहना चाहिए। अगला, सरफेस गेज का बेस कास्ट आयरन का होता है, ये बात सही है। सरफेस गेज का बेस हम दिखलाए थे आपको, मैग्नेटिक वी ब्लॉक वाला बेस वाला हम सरफेस गेज आपको दिखाए थे। तो मैग्नेटिक वी ब्लॉक मतलब कास्ट आयरन, ठीक है। तो सरफेस गेज का बेस कास्ट आयरन का होता है, सही बात है। 25 हो गया। 26 में बोल रहा है सरफेस गेज में 2 गाइड पिन होते हैं, ये भी सही बोल रहा है, 2 गाइड पिन होते हैं। 27 में बोल रहा है स्क्रैबर द्वारा हार्ड सतह पर मार्किंग नहीं करनी चाहिए। बात सही है, हार्ड सतह पे स्क्रैबर नहीं चलाना चाहिए, और रफली स्क्रैबर तो चलाना नहीं चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए ये मेरा पेंसिल है, हम कहीं भी इसको रफली यूज कर लें, वैसा नहीं है। हार्ड सरफेस पे स्क्रैबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बात सही बोल रहा है। ज़्यादा हार्ड, अब ऐसा नहीं कि आप बोलिएगा सर ये तो मेटल पे निशान लगाता है, ये तो मेटल तो हार्ड ही है, ठीक है ना। तो हाई कार्बन स्टील एकदम उस तरह में भी मेटल पे जो है स्क्रैबर नहीं लगता है, चलता है, तो उसका पॉइंट जो है गड़बड़ा जाएगा। अगला है 26 में ऑफसेट स्क्रैबर का उपयोग वर्नियर हाइट गेज में होती है। आपको जब हम स्क्रैबर पढ़ाए थे तो सबसे लास्ट में आपको हम दिखाए थे कि छुरी जैसा एक स्क्रैबर था, हम बोले थे कि वो स्क्रैबर जो है आपको सिर्फ वर्नियर हाइट गेज में ही आपको दिखेगा, ऑफसेट स्क्रैबर। तो बात यहाँ सही बोल रहा है कि 26 में बोल रहा है कि ऑफसेट स्क्रैबर का उपयोग वर्नियर हाइट गेज में होता है, सही बात है। अगला है 29 में कि वी ब्लॉक प्रयोग सामान्यतः गोल और वर्गाकार जॉब को सहारा देने के लिए होता है, सही बात है। वी ब्लॉक, इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो मेरा देखिएगा, तो वी ब्लॉक के बारे में मैंने बताया था कि गोल और वर्गाकार जॉब को सहारा देने के लिए वी ब्लॉक का इस्तेमाल होता है, सही बात है। अगला क्या है 30 में कि मार्किंग की गई सभी रेखाओं पर पंचिंग करनी चाहिए, सही बोल रहा है। मार्किंग की गई सभी रेखाओं पर पंचिंग होना चाहिए, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही बोल रहा है। अगला है शॉर्ट क्वेश्चन, एक लाइन का आंसर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 31 में क्या बोलता है, स्क्रैबर किस धातु के बने होते हैं। तो स्क्रैबर यानी कि हाई कार्बन स्टील का होगा तब ना उसमें जो है आपको मतलब मार्किंग, कोई भी सतह पे मेटल सरफेस पे अगर मार्किंग कर रहा है स्क्रैबर, तो यानी कि वो हाई कार्बन स्टील का होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्क्रैबर किस धातु के बने होते हैं, तो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। 32 बोलता है कि सरफेस प्लेट किस धातु के बने होते हैं। देखिए सरफेस प्लेट, जब मेरा वीडियो देखे होंगे तो सरफेस प्लेट के बारे में मैंने बताया कि 3 चीज़ से बनता है, एक है कास्ट आयरन, दूसरा है मार्बल, तीसरा है ग्लास यानी शीशा। तो
तो यहाँ पे बोल रहा है किस धातु के बने होते हैं सरफेस प्लेट, तो लिख सकते हैं कि कास्ट आयरन, मार्बल और ग्लास। अगला है 33 में डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए ऑयल स्टोन एक होता है जो कि आप देखे होंगे बढ़ी लोग के पास होगा, जहाँ पे काठ मिस्त्री का लकड़ी का जो काम करने आता है तो वो अपना जो है ना वो टूल्स स्क्रैपर, वो जो छीलने वाला जो टूल्स है उसको उस पर रगड़ता रहता है। तो ऑयल स्टोन पर ही हम डिवाइडर को नुकीला बनाते हैं। ठीक है, विधि यही हो जाएगा। विधि किस विधि का उपयोग होता है, तो ऑयल स्टोन विधि का उपयोग होता है। 34 में क्या बोल रहा है, सरफेस गेज किस प्रकार का टूल्स है। सरफेस गेज किस प्रकार का टूल्स है। सरफेस गेज, सरफेस गेज का और दो नाम है, मार्किंग ब्लॉक, स्क्राइबिंग ब्लॉक। तो किस प्रकार का टूल्स है, मार्किंग टूल्स है। ठीक है, तो सरफेस गेज क्या हो गया, एक मार्किंग टूल्स है और चेकिंग टूल्स भी बोल सकते हैं उसको। अगला है 35 में कि बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए भी ब्लॉक का इस्तेमाल होता है। सही बात है। इसमें बने भी ग्रुप का कोण होता है कितना डिग्री का, तो भी ग्रुप का जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है। बी ब्लॉक में बी ग्रुप जो कटा हुआ रहता है उसका कोण होगा 90 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री का कोण रहता है। ठीक है, अगला है 36 में कि एंगल प्लेट में स्लॉट बने होते हैं। सही बात है। उसे बनाने का उद्देश्य क्या है। एंगल प्लेट यानी कि होल्डिंग टूल्स है। ठीक है, होल्डिंग टूल्स मतलब क्या ना कि जॉब को पकड़ के उस सरफेस प्लेट पर हमको जॉब खड़ा करना है, तो जॉब खड़ा करने के लिए हमको एंगल प्लेट का दरकार होगा। तो एंगल प्लेट का दरकार पड़ेगा, तो जॉब को सिर्फ सहारा दे के खड़ा तो नहीं करेंगे ना, उसको कोई क्लैंप करेंगे। तो क्लैंपिंग के लिए उसमें एंगल प्लेट में आपका स्लॉट कटा रहता है ताकि क्लैंप हो सके जॉब। तो एंगल प्लेट में स्लॉट बने होते हैं, उसे बनाने का उद्देश्य यही है कि जॉब को क्लैंप करने के लिए उसमें स्लॉट कटा रहता है। अगला है एंगल प्लेट की भुजाओं का कोण कितना होता है। एंगल प्लेट मैंने वीडियो में एंगल प्लेट का जो मेरा वीडियो है उसमें आप देखिएगा, तो मैंने बताया कि एंगल प्लेट का कोई भी कोण होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि कितने डिग्री में होता है, तो 90 डिग्री में होता है। अगला है 38, एंगल प्लेट की माप व्यक्त की जाती है किससे। तो एंगल प्लेट की माप उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई से व्यक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगला है 39 में बड़े वृत्त खींचने के लिए किसका इस्तेमाल होता है। तो बड़े वृत्त खींचने के लिए ट्रेमल का इस्तेमाल होता है। सीधा सीधी बात है, ट्रेमल का वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेमल क्यों बोले सर, कि बड़ा वृत्त को खींचने के लिए यानी कि 150 से 500 mm तक का वृत्त वो ले सकता है एक ट्रेमल। ठीक है, तो बड़े वृत्त खींचने के लिए ट्रेमल का इस्तेमाल होता है। अगला क्या है, लास्ट है, भी ब्लॉक का साइज कैसे लिया जाता है। भी ब्लॉक हो या एंगल प्लेट हो, दोनों का वही बात है कि चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई। ठीक है, तो इसका भी वही हो जाएगा, भी ब्लॉक का साइज उसके चौड़ाई, उसके ऊंचाई और उसके लंबाई से लिया जाता है। तो 40 क्वेश्चन आपको इसमें कर दिया गया है। आप आई होप आपको मार्किंग और लेआउट से आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा 12वां वीडियो था, दर्जन भर वीडियो हम बनाए हैं मार्किंग और लेआउट संबंधित, तो आप उसको देखिए, उसको पिछले वाले वीडियो देखिएगा तब ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में बोलिएगा कि नहीं सर सही, आप जो है टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़े हैं। अब मेरा अगला जो ये 4th चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। आने वाला जो है 5th चैप्टर मार्किंग टूल्स से संबंधित होगा। मार्किंग नहीं है, कटिंग टूल्स से संबंधित होगा। कटिंग टूल्स में पहला हो सकता है फाइल हो, रेती जिसको बोलते हैं। तो बहुत जल्द फाइल को लेके आते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए हम लोग इस वजह से बोलते हैं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ओके, धन्यवाद।